गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियाँ सौंपना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ सौंपी जाएं जिससे कि सुशासन स्थापित किया जाए, किंतु वह तानाशाह न बन सके। इस तरह अमेरिका के जो संविधान में है वो राष्ट्रपति के लिए पर्याप्त शक्तियों का वर्णन किया गया है, किंतु बाद में कांग्रेस की विधियां, अधिनियम, नियमों आदि के द्वारा जो राष्ट्रपति है उसको और शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके कारण अमेरिका की जो राष्ट्रपति की शक्तियों हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के संविधान के द्वारा जो कार्यपालिका शक्तियां निहित की हैं वो अमेरिका संघ के राष्ट्रपति के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति है वो निहित की गई हैं। संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा इस कार्यपालिका के जो शक्तियां हैं उसमें विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। पहली है कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना। अमेरिका के संविधान के द्वारा कानूनों को लागू करना राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह संपूर्ण जो कांग्रेस के द्वारा जो पारित किए गए कानून हैं और जो सीनेट के द्वारा जो संधियों का जो अनुसमर्थन किया गया है, इन सभी कानूनों का पालन और संधियों का जो पालन है वो करवाया जाए। राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर है कि किस प्रकार के कानूनों का पालन है वो कठोरता के साथ किया जाए और किस प्रकार के कानूनों के पालन में थोड़ी शिथिलता प्रदान की जा सकती है, ये उनके विवेक पर निर्भर है। तो इस तरह राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्धारण करता है कि कौन से कानून को कठोरता से लागू किया जाए। इसके अलावा कानूनों को लागू करने के साथ साथ अमेरिका राष्ट्रपति का ये प्रमुख दायित्व है कि अमेरिका का जो संघ है उसमें व्यवस्था बनाए रखना सर्वप्रथम उसका प्रमुख कार्य है। वह जो राज्य हैं अमेरिका संघ के अंतर्गत उनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सुनिश्चित गारंटी है वो प्रदान करता है तथा जो सभी संघ के जो सभी राज्य हैं उनको आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के संकटों से निपटने के लिए सभी प्रकार के खतरों से वो सुरक्षा प्रदान करता है या उसके द्वारा उन सभी प्रकार के खतरों से निपटने के लिए उसको पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो वह व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से अमेरिका का राष्ट्रपति उत्तरदायी है कि कानूनों को लागू करने के साथ साथ वह अमेरिकी संघ में व्यवस्था भी बनाए रखे। यदि बाह्य आक्रमण का किसी भी प्रकार का कोई खतरा हो तो राष्ट्रपति है वो स्वयं की पहल पे कार्य कर सकता है ऐसी परिस्थितियों में। दूसरी जो अमेरिका की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत है वह प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। उसका ये दायित्व है कि संविधान के उपबंधों, कांग्रेस के नियमों और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके अनुसार सभी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सभी से उनके अनुसार कार्य सुनिश्चित करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। वह इसके लिए नियम, उपनियम या किसी भी प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। तो सभी प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनसे उनका पालन करवाना है वो राष्ट्रपति का दायित्व है। अगला जो तीसरी शक्ति है वो नियुक्ति और हटाने की शक्ति, यानी विभिन्न पदों पर नियुक्ति और उनको हटाने की शक्ति है। अमेरिका राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करता है। अमेरिका जो राष्ट्रपति की नियुक्ति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, वे उच्च पदों पर नियुक्ति जिन पे राष्ट्रपति सीनेट की सहमति और उसके बहुमत के आधार पर नियुक्त करता है। दूसरे प्रकार की नियुक्ति में वह कांग्रेस की सहमति से स्वयं या जो उच्च विभाग के अध्यक्ष हैं या न्यायालय के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राजनीतिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, नौसेना या सेना के उच्च अधिकारियों, विभिन्न वाणिज्य आयोगों के अध्यक्षों आदि की जो वाणिज्य दूतों की नियुक्ति है आदि की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति के द्वारा इन पदों पे नियुक्ति सीनेट की सहमति और उसके बहुमत के आधार पर की जाती है। यानी राष्ट्रपति को
ये नियुक्ति करने का अधिकार है, लेकिन किंतु वह सीनेट के परामर्श से उसकी सहमति और उसके बहुमत के समर्थन मिलने पर ही उन पदों पर नियुक्ति है वो कर सकता है। सामान्यतः मंत्री जो राजदूत हैं उन पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की गई व्यक्तियों को सीनेट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, किंतु कई बार सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई जो नियुक्तियां उनको अस्वीकार भी कर दिया जाता है। तो इस तरह ये जो नियुक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के सविवेक पे निर्भर नहीं है, यानी राष्ट्रपति अकेला इनकी नियुक्ति का हकदार नहीं है, बल्कि वह सीनेट के बहुमत के समर्थन के आधार पर वह नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अल्प अवकाश नियुक्ति, यानी जो सीनेट के जो 2 अधिवेशन होते हैं उन अधिवेशन के बीच में अधिकारियों की नियुक्ति कर देता है, इसको अल्प अवकाश नियुक्ति कहते हैं, जिसका सामान्यतः वर्तमान समय में बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। अगला है सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के प्रति शिष्टता का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति को जो नियुक्तियों करने का अधिकार होता है उन नियुक्तियों में सीनेट की सहमति और उसके बहुमत का समर्थन आवश्यक रहता है। अनेक संघीय पदों, जैसे संघ से संबंधित जो पद हैं उन पदों विशेषतः राज्य से संबंधित है, जो संघ के जो राज्य हैं उनसे संबंधित दी है, जैसे न्यायालयों में नियुक्ति है, तो उनसे संबंधित जो नियुक्तियां हैं उन नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित जो सीनेट हैं जो उसके दल से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके दल के हैं, उनसे वो जो परामर्श लेता है और इस परामर्श के आधार पर जो नियुक्ति करता है उसको सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। यानी राष्ट्रपति जिस दल का है जिस राज्य में वह नियुक्ति कर रहा है उस राज्य के जो सीनेट हैं जिसे चुन के आते हैं, वह सीनेट जो अपने दल से संबंधित हैं उनसे परामर्श लेता है और उनके परामर्श के आधार पर उस राज्य में नियुक्ति करता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार नियुक्ति नहीं की जाती तो जो सीनेट के द्वारा सीनेटीय शिष्टता के नियम का उल्लंघन मानकर उन नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति अपने दल से संबंधित जो उस राज्य से संबंधित सीनेट हैं उनसे परामर्श करके इस प्रकार की या राज्य से संबंधित जो नियुक्तियां होती हैं उनके संदर्भ में वो उनसे परामर्श करके नियुक्तियां करता है, जिसे सीनेटीय शिष्टता कहते हैं। अगली राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें कार्यपालिका शक्तियों में समाधान का अधिकार है। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के जो दंडित व्यक्ति हैं उनके दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या माफ़ कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों पे कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे वह महाभियोग से दंडित किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अलावा वह राज्य के जो कानून से कानून का उल्लंघन से जो संबंधित व्यक्ति दंडित किए गए हैं उनको भी वह माफ़ नहीं कर सकता। वह केवल संघीय कानूनों का जो उल्लंघन के कारण जिनको दंडित किया गया है उन्हीं को अपनी समाधान की शक्ति के अंतर्गत क्षमा कर सकता है। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों के साथ संबंधों का संचालन करता है, उनसे अमेरिका के संबंधों का निर्धारण करता है, अमेरिका की विदेश नीति का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत है कि राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति। अमेरिका का राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न देशों में, विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसमें राजदूतों और विभिन्न प्रकार के वाणिज्य दूतों इनकी नियुक्ति की जाती है, किंतु इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति के आधार पर की जाती है। इसके अलावा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता होता है। समय समय पे कांग्रेस के समक्ष वह संदेश भेजकर वह अमेरिका की विदेश नीति का प्रवक्ता उसको दर्शाता है। तो इस तरह अमेरिका की विदेश नीति का वह प्रवक्ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की एक अन्य शक्ति यह भी है कि जो विश्व की विभिन्न सरकारों को जो मान्यता प्रदान की जाती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वह राष्ट्रपति है वो विदेशी सरकारों को मान्यता प्राप्त करता है। इसके अलावा संधियां और प्रशासनिक समझौते, अमेरिका संघ के द्वारा जो विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो संधियां और समझौते किए जाते हैं वह संधीय समझौते भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो संधि की जाती हैं उन संधियों में सीनेट के 2/3 सदस्यों का यानी 2/3 बहुमत से सीनेट का उन संधियों को अनुसमर्थन आवश्यक है, अन्यथा वो संधियाँ हैं वो रद्द हो जाती है।
यानी राष्ट्रपति की ये विवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि जब सीनेट अपने 2/2 बहुमत से उन संधियों को समर्थित करती है या अनुमोदन करती है, तभी वह संधियाँ लागू होती हैं। किंतु संधियों को सीनेट की सहमति होने के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासनिक समझौते किए जाते हैं। प्रशासनिक जो समझौते हैं वो विश्व के 2 देशों के जो कार्यपालिका अध्यक्ष रहते हैं उनके मध्य किए जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक समझौतों में सीनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती है। इस कारण इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान समय में ऐसे समझौते किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सीनेट की सहमति की आवश्यकता या उसके बहुमत के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती है। अगली अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो विदेशों में अमेरिका के नागरिकों का संरक्षण है। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, जो विश्व के विभिन्न देशों या विदेशों में अमेरिका के जो नागरिक हैं, यात्रा करने वाले नागरिक और जो विदेश में अमेरिका के नागरिक हैं वो निवास करते हैं, उन सभी का संरक्षण करने का जो दायित्व है वो भी अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अगर मान लो अमेरिका के नागरिकों के साथ विश्व के अन्य देशों में भेदभाव किया जाता है या दुर्व्यवहार किया जाता है, तो ऐसे समय में वह ऐसे देशों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह अमेरिका में जो अमेरिका नागरिकों हैं उसका विश्व के विभिन्न देशों में संरक्षण करने का कार्य अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगली अमेरिका के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति है वह सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। सशस्त्र बलों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। युद्ध की जो घोषणा का अधिकार है वो संविधान के द्वारा कांग्रेस को दिया गया है, किंतु जो सेनाओं का संचालन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि कांग्रेस को युद्ध की जो अनुमति है, घोषणा है, उसकी अनुमति देनी ही पड़ती है। तो सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति होने के कारण वह सेनाओं का संचालन और सेनाओं को निर्देशित करता है। तो इस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति सेना का प्रधान है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका शक्तियाँ थीं। अब है अमेरिका के राष्ट्रपति की विधायियाँ शक्ति। चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका का जो प्रधान राष्ट्रपति रहता है उसको विधायी शक्तियाँ हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं की जाती। यानी संविधान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियाँ हैं वह प्रदान नहीं की गई है, किंतु उनको कुछ विधायी शक्तियाँ वो प्राप्त हैं, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो विधायी और जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो उनको विभाजन किया जाता है। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, जबकि कांग्रेस रहता है उसमें विधायी शक्तियाँ रहती हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विधायी शक्तियाँ वहाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। प्रथम है कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पे कांग्रेस को राष्ट्र की स्थिति के संबंध में संदेश भेजा जाता है, और वह विशेष संदेश या संकट के समय विशेष संदेश भी कांग्रेस को भेज सकता है। तो राष्ट्रपति इन संदेशों के द्वारा कांग्रेस से किसी विशेष प्रकार के कानून का निर्माण का गुजारिश कर सकते हैं। तो इस तरह कांग्रेस को समय समय पर जो संदेश भेजे जाते हैं उनमें राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को किसी विशेष प्रकार के कानूनों का निर्माण या विशेष नियमों के निर्माण के लिए कहा जा सकता है। अगला है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट की तरह सामान्य समय में कांग्रेस के अधिवेशन को स्थगित या आमंत्रित नहीं कर सकता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में, जब संकट की परिस्थितियाँ हो या विशेष परिस्थितियाँ हो, उनमें वह कांग्रेस के अधिवेशन है उसको आमंत्रित कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है उसको कुछ दिनों के लिए और चलने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि वो विशेष अधिवेशन की जो उसको शक्ति प्राप्त है उसके आधार पे वो कह सकता है कि अधिवेशन की समाप्ति के बाद उसके द्वारा विशेष अधिवेशन आमंत्रित किया जाएगा। तो ऐसे समय में वो कांग्रेस का अधिवेशन है वो उसकी अवधि को बढ़ा देता है। इसके अलावा जब जो कांग्रेस के दोनों सदन हैं उनमें अगर मान लो अधिवेशन को स्थगित करने के प्रश्न पे किसी भी प्रकार के मतभेद हो, उस समय राष्ट्रपति के द्वारा अधिवेशन स्थगित है वो किया जाता है।
अगली है निषेधाधिकार की शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति को दो प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं, विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार। जब कोई भी विधेयक है वो पारित कांग्रेस द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा दोबारा उस प्रस्ताव को अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती है। इस तरह राष्ट्रपति जो विधेयक है उसको रोक नहीं सकता, बल्कि कुछ समय के लिए उसको विलंब कर सकता है। तो ये विलंबकारी निषेधाधिकार हो गया। दूसरा है जेबी निषेधाधिकार है। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है उस समय अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक उस विधेयक पर विचार किया जाता है। 10 दिन के बाद वह विधेयक स्वतः यानी बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून बन जाता है। उस पर 10 दिन के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहती है। किंतु अगर इन 10 दिनों में जो कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने के कारण वह विधेयक अपने आप निषेध हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ये जेबी निषेधाधिकार है, यानी राष्ट्रपति ने बिना अस्वीकार करके वह विधेयक है वो अस्वीकृत हो गया है। ये शक्ति है, ये कांग्रेस के अधिवेशन के जो अंतिम समय है उसमें जल्दी जल्दी विधेयक पारित किए जाते हैं, जिसके संदर्भ में ये जेबी निषेधाधिकार है ये उस समय कार्य करती है। अगली शक्ति है कार्यपालिका आदेश। राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक रूप में विधि निर्माण के रूप में कार्यपालिका आदेश शक्तियों का प्रदान किया वो कार्यपालिका आदेश दिए जाते हैं। सामान्यतः नीति कांग्रेस के द्वारा किसी नीति के संदर्भ में निर्देश दे दिए जाते हैं और उसके संदर्भ में विस्तृत नियम है वो राष्ट्रपति उन शक्तियों के द्वारा निर्माण करता है। तो कार्यपालिका आदेश के द्वारा भी राष्ट्रपति को कानून निर्माण के संदर्भ में शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अगली है न्यायिक शक्तियाँ। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वह न्यायिक शक्तियाँ कम प्राप्त हैं। वह सीनेट की सहमति से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा वह समाधान का अधिकार है, समाधान प्रस्तुत कर सकता है नागरिकों को। इसके राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, चूँकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित रहती है, और एक दलीय नेता के रूप में अपने दल का नेता भी होता है कार्यपालिका प्रधान होने के साथ साथ। तो एक दलीय नेता के रूप में भी जो राष्ट्रपति है वो अपने दल के लिए कार्य करता है। अगला है अमेरिका राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो देश का सर्वोच्च नेता होता है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा अमेरिका का नेतृत्व नहीं किया जा सकता, बल्कि संकट की परिस्थितियों में या विश्व के विभिन्न देशों के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा ही जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व है वह किया जाता है। अब वर्तमान यानी संविधान निर्माताओं के द्वारा जो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी उस समय ज़्यादा प्रदान नहीं की गई थी, किंतु बाद में धीरे धीरे यानी संविधान लागू होने के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि हुई है। तो ये कारण है जिनके कारण राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो उसमें वृद्धि हुई है। तो पहली है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई संविधान की व्याख्या, यानी जहाँ पे संविधान मौन है या जहाँ पे संविधान ऐसे स्पष्ट है वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी व्याख्याएं की गई संविधान की जिसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला है राष्ट्रपति पद का प्रजातांत्रिकरण। सामान्यतः राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, किंतु राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है वह व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति का रूप उन्होंने ग्रहण कर लिया है, जिस कारण व्यवहारतः राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में उनकी पद्धति हो गई है, जिसके कारण उसके पद का प्रजातांत्रिकरण होने के कारण उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। तीसरा है इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्तियों के कारण, यानी ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया लिया जिसके कारण जो अमेरिका का राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि हुई। इसके अलावा अमेरिका राष्ट्र के समय समय पे आए हुए संकटों के कारण भी राष्ट्रपति उस समय अमेरिका का नेतृत्व किया और उन संकटों का सामना किया, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति की इन संकटों के कारण भी शक्तियां हैं वो वृद्धि हुई। इसके अलावा अमेरिका का विश्व में महाशक्ति के रूप में उदय और लोक कल्याणकारी राज्य
वर्तमान समय में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके विश्व में विभिन्न प्रकार के दायित्व हैं। अपनी जनता लोक कल्याणकारी राज्य के कारण अपने जनता के प्रति विभिन्न प्रकार के दायित्व और कर्तव्य हैं। इन दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो ये कारण है जिसके कारण अमेरिका की जो राष्ट्रपति पद की जो शक्तियाँ हैं उनमें संविधान लागू होने के बाद और वृद्धि हुई है। इस कारण अमेरिका का राष्ट्रपति और शक्तिशाली हुआ है। यानी जितना संविधान निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, उससे ज़्यादा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो शक्तिशाली बन गया, क्योंकि वर्तमान समय की परिस्थितियाँ या इन कारणों से अमेरिका के जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनमें वृद्धि हुई है। धन्यवाद।